नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था जो प्रथम दिन है और सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी। नोट सीएचएसएल है ना, आगे वाले समय में आप जो भी एग्जाम देंगे हर जगह आपको वैसे ही फायदा पहुंचाएगा जैसा फैक्ट लिखा रहता है हूबहू आपको एग्जाम में आएगा जी। कोई भी काटने छांटने की जरूरत नहीं है ना। ये जो फैक्ट है देखिए, जहां पे ये डॉट डाल के लिखा है ना, ये फैक्ट है, डॉट डाल के लिखा है फैक्ट है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने बच्चे तो ऐसे ही समझदार हो गए अब तो, है ना। और आज क्या हुआ है, पहले जो मैं बोलता था भाई 25 रुपए में पीडीएफ ले लो तो भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, और आज क्या है पीडीएफ के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि 2 घंटा पहले जिन्होंने अर्जी लगाया अभी तक नहीं मिला है और शायद अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएंगे क्योंकि जो दे रहे हैं पीडीएफ वो बारी बारी से ही देंगे। तो आज जो है आपको डिले भी हो सकता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल दक्षिण भारत में किस स्थान पे होता है। जब पीडीएफ से क्वेश्चन आए तब नींद खुले भाई लोगों को, है ना। तो ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी पे होता है। कहां पे होता है? नीलगिरी पहाड़ी पे। मैंने आपको बताया भी था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों कहां पे मिल जाती दादा, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी अपने आप में कहां पे है, तो ये भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ नीलगिरी पहाड़ी ये साउथ इंडिया की सेकेंड जो है सबसे ऊंचा पीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो भाई सेकेंड ऊंचा पीक जब नीलगिरी है तो पहला ऊंचा पीक भी तो होगा। तो पहला ऊंचा पीक कौन सा है भाई? अन्नामलाई। ये अन्नामलाई की चोटी कहां पे है, तो ये आपका केरल में स्थित है। यहीं पे आपका कार्डेमम हिल है जिसे आप इलायची पहाड़ी कहते हैं, तो यहीं पे है। जो पश्चिमी घाट की तो सबसे ऊंची चोटी है ये है, और केरलो राज्य के सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि केरल भी साउथ इंडिया का पार्ट है तो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नामलाई। तो अन्नामलाई 3 क्वेश्चन का आंसर है भैया। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई, केरल की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई। और एक बात और, ये जो नीलगिरी पहाड़ी से ये क्वेश्चन जो राइज हुआ था, यहां पे एक जाति पाया जाता है जिनका नाम है टोडा जनजाति। क्या? टोडा जनजाति। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितनी है? 1600 मीटर रखी है लंबाई इनकी भैया। पश्चिमी घाट की जो महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, तुंगभद्रा है, माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है। ये सभी के सभी नदियां जो है ये आपका जो है पश्चिमी घाट से ही संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनमें से जो गोदावरी नदी है इन्हें कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और जो कावेरी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और जो कृष्णा है ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। सभी बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी का नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, है ना। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है ना। और इनकी जो चोटी है इनका नाम क्या भाई? गुरु शिखर, जो कहां पे है? राजस्थान में है। स्कार सिटी का एंटोनियम्स आया था, तो भाई स्कार सिटी मतलब क्या होता है? कमी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं, एंटोनियम में आ गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेकर के आया हूं। ये बुक डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा लेटेस्ट रिलीज किया गया है। इस बुक में आपको 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गिवन है। अगर इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये जो टेस्ट कोच एप्लीकेशन है, यहाँ से ये बार कोड को आपको जो है स्कैन करना है, आपको मिल जाएगा और फ्री में आप टेस्ट भी एक्सेस कर पाएंगे। इस बुक के अंदर जो है सेक्शन बांटा गया है कि भाई सीजीएल एमटीएस के लिए किसको कौन से सेक्शन आपको अटेंड करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये लेटेस्ट अपडेटेड है, 2023 तक के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और ये बुक जो है आपका बाइलिंगुअल बनाया गया है। इसके अलावा इसी प्रकार का इनका एक बुक है एसएससी इंग्लिश के लिए, इसमें भी आपको 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू मिल जाते हैं। सेम प्रोसेस, इसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो ये बार कोड को स्कैन करना है आपको टेस्ट कोच ऐप से। और ये बुक भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा ही रिलीज किया गया है, लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें भी आपको 2023 तक के क्वेश्चन अपडेटेड मिलेंगे। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, है ना। इनके अलावा जो एक और इनका पुस्तक रिलीज हुआ है हाल ही में, ये है रीजनिंग के पुस्तक भी इसी प्रकार से 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बार कोड की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रिक को शॉर्ट में समझाया गया है। और सबसे जो बेहतरीन बनाता है इन बुक को कि भाई सेक्शन वाइज में बांटा गया है। जो मैं पहले ही बताया कि इनको अगर आप मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वो वाली सेक्शन जो है ज्यादा फोकस करना है।
तो ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जो है ये बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि। चलो फिर से लौटते हैं अपने विषय वस्तु पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक गुनाह के लिए एक बार 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आपने अगर एक पेन चुराया है तो आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगा जी, एक बार सजा मिलेगा, जो भी विधान होगा हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार, है ना। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 20.2 यानी 20 के 2 आर्टिकल में कहा गया है कि एक गुनाह के लिए दोहरी दंड की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है ये सजा आदि के मामले में आपसे छूट जो है प्रदान करवाता है 20 और आर्टिकल 22। तो इन दोनों को आराम से देख लीजिएगा, 22 में भी 2 खंड है और 20 में मेनली 3 खंड है। ठीक है, तो 20 का जो अभी आपने 2 पूछ दिया भैया, तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि 20 का 3 पूछे। मैं सब दिन बताते आया हूं कि कोई भी क्राइम जब आदमी कर लेता है ना, तो खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर आपको नहीं किया जाएगा। ये फैसिलिटी आपको किसमें दिया गया है? 20 के 3 में दिया गया है। पुलिस के डंडा के मार से तो हम कह देंगे हाँ जी हम ही चोरी किए हैं, लेकिन कोर्ट में जो है हमको कोई इतना प्रेशराइज नहीं करेगा कि बोलो बोलो तुमने किया, ऐसा ना कुछ नहीं है। हम नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, है ना। तो खुद के खिलाफ गवाही देने से जो है मतलब स्वतंत्र है आदमी 20 के 3 के अनुसार। 21 जो है इसे निजता का अधिकार कहा जाता है, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, और ये आपातकाल में भी नहीं बदलते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तारी का कारण देना होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्या भाई किस अथॉरिटी से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, पहले कारण बताओ। अगला प्रश्न, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी के कारण होती है? विटामिन B3 के कमी के कारण, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, इसके कमी से हो जाती है जी पिलग्रा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1 के जो है इनका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इनके कमी से क्या होती है जी? बेरी रोग हो जाती है। इनके अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है? तो 8 विटामिन है। इनके अलावा विटामिन A को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसके कमी से आंख की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, जेरोप्थेल्मिया, रतौंधी, है ना। गांव घर में आंख उठ जाता है, आंख लाल हो जाएगा तो जो है चश्मा पहन लेगा लोग, है ना, ताकि लोग देखे नहीं, क्योंकि जो उसको देखता है ना उसको भी हो जाता है ना। तो ये भी एक बीमारी होता है गांव घर में आंख का। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु होती है, और कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में होती है। डायरेक्टली पूछता है कि भाई कोबाल्ट धातु की उपस्थिति आपको किस विटामिन में देखने को मिलेगा? तो विटामिन B12 में। इसके कमी से एनीमिया रोग होती है। एनीमिया रोग जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से भी हो सकती है, खून की कमी से हो सकती है। तो इसके कई लैंग्वेज में आप इसे वर्णन कर सकते हो। इनके अलावा विटामिन C को स्कारबिक एसिड कहते हैं। इनके कमी से त्वचा संबंधित रोग और स्कर्वी रोग होते हैं। इसके अलावा विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से हड्डी जनित रोग होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चे को आप धूप में रखते हुए देखे होंगे गांव घर में, ये सभी इसी बीमारी से बचने के लिए रखते हैं। नहीं तो अगर रिकेट्स किसी को हो गया तो हड्डी जो है बकराकार रूप धारण कर लेता है और शरीर की ग्रोथ जो है सही वे में नहीं हो पाती है। विटामिन E के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। इसके अलावा विटामिन K के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एक बीमारी का नाम है जी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और यह अक्सर धनाढ़ परिवार में होता है। धनाढ़ मतलब खाता पीता हुआ परिवार। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन B और C, है ना, और वसा में घुलनशील विटामिन E, D, K। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, विटामिन वाटर सोलुबल और आपका फैट सोलुबल। इसके अलावा विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आजकल बड़ा ही प्रचलन में भाई ये चीज, तो फंक ने किया था। ये बात ध्यान रखना है आपको। एक प्रश्न पूछा गया है कि CRR कौन जारी करता है? भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई पूछने वाली बात है? परसों मैंने आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इसके अलावा CRR, SLR, इस सब का डिफिनीशन बताया हूं जी, वो भी एकदम देहाती कच्चा लैंग्वेज में, कि भाई एक बार सुने तो एकदम सदा के लिए जो है चिपक जाए, ऐसी वाली लैंग्वेज में। ठीक है, किताबी भाषा किताबी जगह रहेगा दोस्तों। अगर आप जो है अपने तरफ से कन्वर्ट करके कितना समझ लेते हो वही आपके लिए बेस्ट है। मैं हूं चाहे कोई कहीं भी आप पढ़ते हैं, अगर वो पूर्णतः किताबी भाषा का जो है पढ़ देता है किताब के जैसा, तो समझ लीजिए वो आपके हित में नहीं है ना। बड़े बड़े गुरुजी जो है एकदम फाइन लिखेंगे जैसे किताब में लिखा है भैया, एक वो कॉमा भी नहीं छूटना चाहिए। अरे भाई हमें यहाँ एग्जाम पास करना है, PhD थोड़ी करना है यार, है ना। तो हमें ऐसा बताओ ना कि हमें समझ में आए भाई, है ना। तो CRR कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। किस आयोग के द्वारा हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग बताना है। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछ देगा तो 1949 में। अब मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये मुंबई के अंदर है, RBI का। अब RBI से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है, इनका
काम, तो इनका काम में मैंने आपको बता दिया है। सीआरआर तय करते हैं, एसआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जिसमें व्यापारिक बैंकों का अपना कुछ अंशदान रिजर्व बैंक के पास जो है रखना पड़ता है, ये जो तय करने का काम है ये आरबीआई करता है। ये बदलता रहता है, कभी 4.2 कभी 4.5 ऐसा होता रहता है। लेकिन ये जो है कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जो रखते हैं उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सभी साख सृजन करना, नोट छापना आरबीआई का प्रमुख कर्तव्य है। मैंने आपको रेपो रेट बता दिया था क्या होता है और बैंक दर बता दिया था क्या होता है। तो ऐसे नहीं कि जिस दर पे हम लोन लेते हैं एसबीआई से वो बैंक दर है तो फिर गलती हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो अटेंड करें दादा। प्रैक्टिस सेट का जो मतलब प्लेलिस्ट है उनका नाम है पेड पीडीएफ ग्रुप वीडियो, ऐसे ही कुछ नाम है, पूरा देख लीजिएगा। 31 वीडियो होगा, अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आरबीआई का लेटेस्ट जो आपका पेमेंट भुगतान स्कीम आया है विजन 2025। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास। कितनेवें नंबर के? 25वें नंबर के। अगर आपसे पहले नंबर के पूछ दे तो स्वर्ण स्मिथ था। ठीक है, इसके अलावा अगर पहले नंबर के भारतीय गवर्नर पूछ दे तो सीडी देशमुख साहब थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आरबीआई के जो है इससे पहले वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, 25 से पहले 24वां, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है कि 24वां तीर्थंकर नहीं 23वां पूछ देगा, है ना। तो इसी प्रकार से 25वां नहीं पूछ के 24वां पूछेगा तो उर्जित आर पटेल साहब, है ना। इनके अलावा जो रघुराम राजन साहब है ना, उन्हीं का आज आप लोग देख रहे हैं कि जो फोन पे या गूगल पे कर रहे हैं, ये भारत में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, रघुराम जी राजन साहब को। इसके अलावा राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? नीचे में 4 गो वंश का नाम दिया गया था, उसमें एगो वंश चोल वंश था, तो चोल शासक राइट आंसर हो जाएगा। इसे बिरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु तंजौर में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है ना। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। 10 रुपए की नोट के पीछे में देख सकते हैं आप इसे। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। मोढेरा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, जो गुजरात के किस जिला में है? तो मेहसाना जिला में है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्दक्कल का स्मारक कहां पे भाई? कर्नाटक में। और हम्पी का भी स्मारक कहां पे है? कर्नाटक में। और नालंदा का जो ध्वंसावशेष है कहां पे है? बिहार में। ये तीनों एक जगह क्यों बताया? क्योंकि तीनों की गति लगभग सेम ही है। ठीक है, नालंदा को तो पूर्णतः आताताई ने लूटा, है ना, लेकिन ये सब भी अपने पुराने स्थिति में नहीं है। बहुत सारे चीज जो है खंडहर में तब्दील हो गए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन को एक ही कैटेगरी में हम रखते हैं और यही लिंक करके आपको याद कराना सिखाते हैं। इसके अलावा अली जो अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जो ये पद्दक्कल है, यहाँ पे एक जैन मंदिर स्थित है। इसमें जो है 10 गो मंदिर है, जिसमें से 9 गो हिंदू का, एगो जैन का है। हिंदुओं में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो है अलग समुदाय है भाई, है ना। तो इनमें जो है जैन के मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ये बात अलग से ध्यान रखेंगे इस एकलौता मंदिर का। ठीक है, इनके अलावा अली अकबर खान का संबंध किससे भैया? तो अली अकबर खान का संबंध सरोज से है जी। संतूर वादक कौन है? राहुल शर्मा, भजन सुपारी, अब पंडित शिव कुमार शर्मा। ये भी आपके जो है संतूर वादक ही हैं, शिव कुमार शर्मा जी। असद अली खान, सादिक अली खान, ये रुद्र बीना है। इसमें जो है गिने चुने प्लेयर हैं, तो आपको रुद्र बीना को जरूर ध्यान रखना है। ब्रिजभूषण काबरा, विश्वमोहन भट्ट, नलीन साहब, ये सभी के सभी गिटार प्ले करते हैं, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सरोज से संबंधित है। ये वाली फैक्ट मैं पहले शिफ्ट में भी दे दिया हूं। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है कि सर मौखिक रूप से दोहरा दिया कीजिए, इससे हमें याद हो जाता है। यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि आज ही आधा घंटा पहले भी बताया, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि दोहरा देना चाहिए ताकि बच्चे में याद हो जाए सुन सुन के, तो मैं दोहरा देता हूं। क्या जाता है मेरा, थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ी सी मेहनत जाती है, और क्या। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, फयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला के जो है प्रमुख वादक हैं। लच्छू महाराज छूट गया जी, लच्छू महाराज का भूले गए थे हम इनको, बताइए तो। लच्छू महाराज मैंने बताया भाई, महाराज सरनेम या तो कथक नृत्य करते हैं या आपका तबला प्ले करते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे महाराज सरनेम के बारे में। वैसे मैं क्लासिकल डांस का क्लू बता ही दिया हूं, उससे बाहर तो आपको कुछ आने वाला है नहीं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती, टीएच विनायक घाटम प्ले करते, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तोताराम साहब पखावज प्ले करते, यू श्रीनिवास साहब मेंडोलिन प्ले करते हैं, तो ये बात ध्यान रखें। जीविन मेहता साहब सिम्फनी प्ले करते हैं, बिस्मिल्ला खान साहब शहनाई प्ले करते थे, है ना। तो ये सब बात जो है, कुछ बात जो है आपको ध्यान रखना होगा। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ टीसीएस के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जो भी आपके जो महोत्सव वगैरह है ना,
वहां से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने आपको सीजीएल में भी इतना फैक्ट तो दे ही दिया हूं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राउत नाचा महोत्सव है ना, इसके अलावा सिरपुर महोत्सव, इसके अलावा बस्तर महोत्सव, ये सभी के सभी कहां पर, जगदलपुर महोत्सव, ये सभी के सभी कहां पे होते हैं भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, हरेली महोत्सव, तो ये सभी के सभी होते हैं आपके छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो जाती है। माघ साजी नाम से मकर संक्रांति के समय फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में और भी त्योहार होते हैं, लोसार होते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक फेमस लोक नृत्य है नाटी डांस। हिमाचल प्रदेश में एक फेमस दर्रा है रोहतांग सुरंग या फिर अटल दर्रा, है ना, अटल सुरंग या फिर रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे एक और फेमस नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी था, इसे आप डिलीट करते हैं। ठीक है, माघ साजी फेस्टिवल हो गया हिमाचल प्रदेश में। मकर संक्रांति किस महीने में भाई, एसएससी को कोई भरोसा नहीं, कभी कोई बल्ब एकदम गुगली बल्ब फेंकता बहुत हल्का, तो मकर संक्रांति जनवरी में 14-15 तारीख को, है ना। इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, केरल में जाएंगे तो इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, जो आप अगर गुजरात चले गए तो उत्तरायण मिलेंगे आपको, अगर आप पंजाब चले गए तो आपको वहां पे लोहड़ी देखने को मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से इसका नाम बदलता रहता है, तो हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहते हैं। इसके अलावा सिरपुर महोत्सव, राउत नाचा, हरेली, ये सब छत्तीसगढ़ में होता है। बस्तर फेस्टिवल, अच्छा, ये धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, नौखाई, नवकलेश्वर, ओडिशा, ये सब ओडिशा में होता है। ये ओडिशा का फेस्टिवल है, ये डांस नहीं है। ठीक है, और ये फेस्टिवल की अगली एग्जाम में कल के शिफ्ट में यहां से उठेगी क्वेश्चन, क्योंकि छत्तीसगढ़ गया है, बमरिया हाथ मारेगा सीधे आ जाएगा उड़ीसा। इसके अलावा मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है भैया, ये कोई पूछने की बात है यार। गांव घर में कितने मनरेगा में जो है हम देखते हैं, हमारे आंख के सामने, हम इसे जीते हैं भाई। तो 100 दिनों का रोजगार जो है मनरेगा में दी जाती है ना। इसके अलावा नरेगा एक्ट कब लागू हुआ था, देखिए यहाँ पे क्लू है थोड़ा सा। नरेगा एक्ट कहेगा तो 2005 में आया था। इसके तहत जो है नरेगा को क्रियान्वित कब किया गया, तो 2006 में। तो यानी नरेगा जो स्टार्ट हुआ ये 2006 में, इस पे एक्ट कब आया, तो 2005 में। ठीक है, इसके अलावा ये जो मनरेगा बना, नरेगा से मनरेगा, है ना, मो माने मोहनदास जी या फिर महात्मा जी कहिए, गांधी जी के नाम से जुड़ा गया है। तो ये 2009 में जो मनरेगा बना दिया गया, तो समझ गए। 2005 में एक्ट आया, 6 में नरेगा कार्य करना स्टार्ट किया और 2009 में मनरेगा बन गया। ठीक है, ये किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है भाई, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इनके अलावा गांव घर में मुखिया इनके हेड होते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा नरेगा से मैं कुछ और बता रहा था, हाँ, ये सबसे बड़े जो है एशिया का सबसे बड़ा सुनियोजित प्लान है जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान कराती है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बता दीजिएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इंडिया में जो एक स्कीम चलाया गया पीएम जनधन योजना, ये दुनिया की सबसे बड़े स्तर की योजना है, तो इसे ही, है ना, ये विषय मनरेगा में आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि भाई एशिया का सबसे बड़ा 100 दिन लगातार कार्य मुहैया कराने वाला जो है गारंटीड स्कीम है ना। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है, अभी तो चर्च में थे भैया, राजस्थान। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं भाई, कोई दिल पे मत लेना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अधिकांश जो स्टेट है वहां पे बीजेपी शासित जो है अभी शासन चल रही है, और कांग्रेस के भी अभी जो है थोड़ी बहुत तादाद बढ़ने लगी है, बढ़ी भी है हाल फिलहाल में। तो जहां भी कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे आपको नया नया लोक हित में जो योजना है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में जब याद नहीं रहे तब हमारी ये बात आपको काम आएगी। क्यों ऐसा होता है पता है, मान लीजिए 2 आदमी सेम चीज का दुकान कर दिया, तो कुछ ना कुछ अलग करेगा तब ना कस्टमर उसके पास जाएगा। हो सकता है कि 8 आना भाव कम कर देगा या फिर थोड़ा प्रेम से बोलेगा, समझ रहे हैं ना, तो उस समय काम आएगा आपको। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाले प्रथम राज्य भैया कौन बने थे, हमारा बिहार। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा पर बजट की राशि अलग से आवंटित करने वाला राज्य बना था आपका मध्य प्रदेश, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का प्रथम डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया था, तो ये किया गया था जी केरल को, और भारत का प्रथम यूटी डिजिटल तो ये आपका जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा नागालैंड का प्रथम जैविक राज्य तो ये हमारा सिक्किम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पेपरलेस जो बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना, ये बना माननीय जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी गवर्नमेंट जो है ये आपका पेपरलेस बजट
पेश किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पोषाहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से ये होना चाहिए ओरिजिनल कि पोषाहार स्तर, पोषाहार के स्तर और जीवन के स्तर को, है ना, तथा लोक स्वास्थ्य के मामलों को, है ना, इससे संबंधित कर्तव्यों का निष्पादन या पालन करना या इसके हित में काम करना राज्यों का कर्तव्य होगा। ये आपका जो है आपका डीपीएसपी जो है उसमें वर्णित है आर्टिकल 47 में। तो मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 47 होगा, जहां पर आपने पोषाहार की बात लिखा है भाई, है ना, तो 47 होना चाहिए। 47 का यही मतलब होता था, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्य तत्पर रहेंगे, जो उनका कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 47 में कहा गया है। ठीक है, इनके अलावा आर्टिकल जो है 48, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। इसी में आपको गौ हत्या कहिए या भी कोई भी दुधारू मवेशी की हत्या निषेध कहिए, ये भी आपके आर्टिकल 48 में ही है। आर्टिकल 44 में सिविल नागरिक कोड है। एक भी ऐसा प्रश्न अगर आपको लगता है कि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई। आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 49 ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए, आर्टिकल 49, क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूं कि आर्टिकल से वैसा आर्टिकल उठाता है जो पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, है ना। मैंने ये इसको पकड़ लिया आज लॉजिक। ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 आपके लिए आएंगे अगले शिफ्ट में। तो भैया ये क्या होती है कि जो सार्वजनिक स्थल के धरोहर वाला जगह होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या भी कोई भी सरकारी स्कूल हो गया, अस्पताल की बिल्डिंग हो गई, तो ये सब चीजों को जो है ना सुरक्षित रखना, है ना, इसे जो है संरक्षा प्रदान करना, तोड़ना फोड़ना नहीं। इनके अलावा अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 जो है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51 का ये जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में अटैच किया गया था 10 प्रकार के, वर्तमान में 11 प्रकार के। तो 11वां 2002 66वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। और जब ये ऐड किया गया था तो ये 42वां अमेंडमेंट था और ये स्वर्ण सिंह समिति वाली बात है। इसके अलावा ये भाग 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य है भाई, इनको अलग अलग आपको मैं जो है जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगले वीडियो में हो सकता है प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से फिर आता है तो, क्योंकि अब इन अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जामिनर। ठीक है, पहले जो है दूर से देखा था पूछ रहा था, अब नजदीक में जाके पूछता है और कैसे हो और तब पूछता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये आपका आदित्य मित्तल साहब बने हैं 77वें ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइएगा कि चेस से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में कौन सा चेस की प्रतियोगिता हुआ है, बताइएगा जरूर। 83वां ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बना है। देखिए जो 77वां है आदित्य मित्तल है और जो 83वां है ये आदित्य सामंत है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। 82वां जो है ये आपका बी प्रणीत है और 81वां जो है सायंतन दास है। तो 81, 82, 83 आने वाले शिफ्ट के लिए 2 नंबर का जो है ये आपका गिफ्ट है। इसके अलावा भारत में प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब, भारत प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्यांगना है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि मंजू भार्गवी किससे संबंधित है। दोनों में से कोई तो एक बात है भाई, या तो आपसे यह पूछा गया है कि मंजू भार्गवी किससे संबंधित है या फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्यांगना है। एक ऑप्शन मुझे मिला श्रेया घोषाल। तो श्रेया घोषाल तो आप जानते हैं, है ना, गायिका है, हर तरफ हर जगह है उसी का नूर वाला गीत, है ना, ये देखे ही होंगे आप पिक्चर भैया, है ना। तो ये जो है आपके साया पिक्चर का गीत है, जॉन अब्राहम वाला, है ना। तो ये तो गायिका है ना। लेकिन ये मंजू भार्गवी, ये अगर अलग से पूछा गया होगा तो मंजू भार्गवी जो है पिक्चर में काम करने के साथ साथ ये नृत्यांगना भी है। तो मंजू भार्गवी आंसर हो जाएगा अगर पूछा गया होगा निम्न में से कौन जो है नृत्यांगना है और उसी ऑप्शन में मंजू भार्गवी है, तो मंजू भार्गवी आपका आंसर हो सकता है। इनके अलावा काम का एंटोनिम आया था भाई, काम मतलब क्या होता है, चुपचाप, कोई शोर नहीं करेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। लेकिन टॉकेटिव यहाँ पे जो है 50-50 में रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं है तब काम आएगी, क्योंकि टॉकेटिव मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बाचाल टाइप का इंसान होता है, बिना कुछ बोले ही बरबर बरबर बोलता रहता है, ट्रेन में भी जाए तो फच फच बोलता रहेगा। तो ये सब क्या होता है, टॉकेटिव, है ना। इसके उल्टा अगर करेंगे तो लिमिट वाला पर्सन हो जाता है, बहुत कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है। तो ये नोएजी हो सकता है काम का उल्टा। अपरोर माने हंगामा करना। पेंडामोनियम भी एक होती है, शोरगुल भरी अवस्था, है ना। हेल्टर स्केल्टर भी होती है, अस्त व्यस्त वाली मामला।
तो ये सब आपका काम का उल्टा हो सकता है। इनके अलावा डिसऑर्डर भी कह सकते हो, अगर बहुत ऑप्शन नहीं है क्लोज तो डिसऑर्डर भी काम का उल्टा हो सकता है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है या फिर प्रजनन दर पूछा है, दोनों में से एक जरूर पूछा है। देखिए यहाँ पे जो है वृद्धि दर अगर पूछेगा तो 17.64, अगर आपसे प्रजनन दर पूछता है और ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मान लीजिए एगो 3.1 दे रखा है, एगो 2.2 दे रखा है, एगो 2.8 दे रखा है और एगो मान लीजिए कि 4.1 दे रखा है, तो ऑप्शन मुझे थोड़ा बहुत दूर दूर तो दिख रहा है कि कम से कम आधा से ज्यादा डिफरेंस है, तो ऐसी स्थिति में हम पॉइंट 2.2 को चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बहुत क्लोज का ऑप्शन दे दिया, देखिए गलती यहीं पे होती है, आदमी जानते हुए भी गलती कर लेता है, गलती यहीं पे होती है। अगर बहुत क्लोज का दे दिया 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, तो ऐसे स्थिति में अगर 2011 के अनुसार पूछता है तो 2.4 मारेंगे। अगर यही ईस्वी को बदल के, क्योंकि भाई पिछले महीने जब देखा सीएचएसएल का एग्जाम तो वहां पे पूछा था कि 2020 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। अब 2020 में तो कोई जनगणना हुई नहीं, तो यह आंकड़ा कहां से आया, तो आंकड़ा मुझे खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, वो करंट अफेयर के माध्यम से अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे संस्था है जो इन सब चीजों के अनुमान लगाते रहते हैं और आपके एग्जाम में वही देखता रहता है एग्जामिनर की कौन छोटका संस्था लगाया है, तो पूछ दो कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 2011 के अनुसार पूछता है फर्टिलिटी रेट तो 2.4 मारिएगा, अगर 2013 के अनुसार पूछता है तो 2.3 मारिएगा और 2015-16 के अनुसार पूछे तो 2.2 मारिएगा। ठीक है, और अभी पता चला है कि ये घट के 2.1 भी हो गया है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं पता चला भाई 2.1, अब जनगणना तो रिलीज होने ही है, तो अब जब आएगा डाटा तब पता चली जाएगी। तो आप आई होप समझ गए, फर्टिलिटी रेट अगर 2011 में पूछता है 2.4 मारिएगा, 2013 में पूछता है तो 2.3 मारिएगा और 2015 से 2016 के बीच पूछता है तो 2.2 मारिएगा और आजकल के हिसाब से पूछ दे तो 2.1 कर दीजिएगा, घट रहा है हमारा भाई। ठीक है, इसके अलावा जनगणना के बारे में कुछ जानकारी आपको रखना है, जैसे टोटल सबसे पहले कब हुआ था, 1872 में हुआ था, मेओ के समय में हुआ था, 1881 रिपन के समय से 10 वर्ष पे लगातार हो रही है, आजादी के बाद प्रथम 1951 में हुआ था, अंतिम 2011 में हुआ था, होने वाला 2021 में होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, किस तो कब का गया है ना। इनके अलावा जनगणना से कुछ और ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है, लिटरेसी रेट 74.04% है। इसके अलावा मेल लिटरेसी रेट 82.14% है, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है ना। ये सब आपका दशकीय वृद्धि 17.64 है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है, या तो ये लैंग्वेज है ना। तो अगर ये लैंग्वेज है कि चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है, तब आपका वो बिंदु होती है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु, जहां पे एक प्लस और एक माइनस जब दोनों सेम चुंबकत्व क्रिएट करता है तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल कर देता है, और ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल जोन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक बार में ये आंसर हो गया कि भाई चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होगा, तो जहां पे परिणामी चुंबकीय बल जो है शून्य हो जाए वहीं पे है चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है। एक तो ये क्यों होता है पता क्या, रिवर्स पोलैरिटी के कारण। इसके अलावा दूसरी अगर आपसे इस लैंग्वेज में पूछा होगा कि भाई क्षण चुंबक में चुंबकत्व का मान जो है कहां पे शून्य होता है, मान शून्य लिखा गया है कि क्षण चुंबक में चुंबकत्व का मान कहां पे शून्य होता है, तो मध्य में होता है। जैसे मान लीजिए चुंबक है और ये ऐसे तो खड़ा होगा नहीं चुंबक, ऐसे मान लीजिए उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो है स्थिर होता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये जो बीचों बीच इसकी सेंटर होगी ना, यहाँ पे कोई भी चुंबकत्व नहीं होती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, कोई भी क्षण चुंबक के मध्य में। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आप इस्पात का प्रयोग करते हैं, और और सिर्फ चुंबक कहेगा ना तो सिर्फ चुंबक बनाने के लिए आप नर्म लोहा का यानी मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी बाय मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ये दोनों भी आपको कंफ्यूज कर देगा और नंबर में गलती करा देगा भाई, है ना। चुंबकशीलता जो होता है ना, चुंबकत्व, इनकी मात्रक हेनरी मीटर होती है, हेनरी बाय मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का खाली वेबर, और नीचे में खाली हेनरियो है ना। तो प्रेरकत्व का मात्रक खाली हेनरी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, इनके खोज ऑस्टेड महोदय ने 1820 ईस्वी में किया था। आजकल ईस्वी याद रखना बहुत जरूरी है भाई, ये ईस्वी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है आजकल, ठीक है ना, कि कब किए थे। जैसे आज ही पूछा था कि भाई न्यूलैंडस ने कब किए थे, तो यही जो मैं बताया ना कि आपको मंजू भार्गवी, तो मंजू भार्गवी को यहाँ पे लिख के रखा हूं, तो ये नृत्यांगना भी थी, तो बताइएगा कि उसी ऑप्शन में प्रश्न था कि मंजू भार्गवी अलग से पूछा गया था। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर।
दोस्तों जैसा कि आज है आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो हूबहू एग्जाम में आते हैं और यहां पर भी 80% से अधिक जो है आपका फैक्ट एग्जाम में छप गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो क्वेश्चन भेजे हैं वो कह रहा हूं, इसका साक्ष्य भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन मेरे से ही आ जाते हैं, लेकिन जहां से आते हैं क्वेश्चन उन सबों में सबसे ज्यादा इस छोटे से चैनल से आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, ऑरेंज कैप 2023 के विजेता कौन है? अभी 12 घंटा भी नहीं हुए, वीडियो अपलोड करके देख लेना भाई, सुन लेना एक बार। हु इज द विनर ऑफ ऑरेंज कैप? तो भैया ये शुभमन गिल है और मैंने ये भी कहा है कि इनको सारा ऑरेंज कैप मिल गया। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बोला था। इनके अलावा पर्पल कैप 2023 में विजेता कौन है भाई? मोहम्मद शमी। और ये दोनों खिलाड़ी किस टीम के थे? तो जीटी के थे, गुजरात टाइटंस के। हालांकि ये रनर अप रहे, इस बार के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी को जो बड़का पुरस्कार है इन्हीं टीम को दिया गया। इनके अलावा आईपीएल का यह कैमा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था। आईपीएल 2023 के स्पॉन्सरशिप किसके पास था भैया? टाटा के पास। आईपीएल में सबसे कम मैच में 6000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है भैया? डेविड वार्नर। इसके अलावा आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला अब तक का विराट कोहली। सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल। पहले ये रिकॉर्ड जो है ये डवेन ब्रावो के नाम था, लेकिन अब हो गया हमारा यूवी, युजवेंद्र चहल। इसके अलावा सर्वाधिक छक्का जो लगाए हैं ये क्रिस गेल लगाए हैं। सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी जो है ये भी क्रिस गेल के नाम ही है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिस गेल इतना कर रहे हो, क्रिस गेल का क्या उपनेम है भाई? तो इसका नाम है ना यूनिवर्स बॉस, है ना। यूनिवर्स बॉस कहते हैं किसको? क्रिस गेल को। यूनिवर्स का बॉस है भाई ये। इनके अलावा पहले आईपीएल के विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल थे। तो ये बात भी ध्यान रखने हैं। और लेटेस्ट वाला जो अभी 2023 में संपन्न हुई, इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है 2023 के अंदर। आईपीएल के पहले यूनिकॉर्न टीम का दर्जा किसे दिया गया है? तो सीएसके को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर ही डब्ल्यूपीएल की चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूपीएल के जो इस बार के विजेता हैं एमआई है, मुंबई इंडियंस हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूपीएल के सभी मैच जो है महाराष्ट्र में कराए गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देना है आपको, तो 50% तो सिर्फ एनालिसिस सॉल्व करवा दूंगा। अगर इससे भी ज्यादा फायदा चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट में आज हमारे ख्याल से 31 वीडियो पड़े हैं, आज 32 हो जाएंगे, तो प्ले लिस्ट आप जाके वॉच कीजिए, आपको जो है निश्चित ही फायदा मिलेगी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए जी, बताए है ना। तो भाई व्हिच अवार्ड वाज गिवन टू रुक्मिणी देवी अरुंडेल इन 1956, है ना। तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इनके अलावा मैंने ये भी बता रखा है कि राज्यसभा में नामित होने वाली, अब नामित कैसे होती है और आपका निर्वाचित कैसे होता है लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, तो ये पता है ना आपको कि 238 निर्वाचन से आता है, 12 को नामित किया जाता है। नामित करने वाला अधिकारी कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इनमें जो मनोनीत होने वाली डांसर थी, तो पहली डांसर कौन थी भैया? तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल ही थी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रुक्मिणी देवी को चेन्नई कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी किए थे। मतलब रुक्मिणी देवी ने चेन्नई कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करा था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। देखिए जो बड़े बड़े नर्तक और नृत्यांगना हुई, इनके जो स्कूल होते हैं, जो इनके किसी चीज को बसाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। आइए देख लेते हैं और भी। मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी की स्थापना करी थी। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना थी। और ये जो है आपका जो मल्लिका साराभाई है, इनके मदर हैं। इनके अलावा ओडिसी के प्रमुख नर्तक कौन? गुरु केलुचरण महापात्रा साहब। इन्होंने भुवनेश्वर में सृजन नामक जो है आपका डांस स्कूल की स्थापना करा। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति भी जो है एक डांस स्कूल की स्थापना करी थी दिल्ली के अंदर, यामिनी स्कूल ऑफ डांस। तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये क्वेश्चन नहीं बताया था भाई पार्टिकुलर कि 1909 में किसे मिला था, ये नहीं बताया था। जो नहीं बताया हूं बताऊंगा, नहीं बताया था, है ना। 1909 हु गोट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो भाई कार्ल फर्डिनेंट को 1909 में फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा कार्ल फर्डिनेंट टेलीग्राफी वायरलेस के योगदान में जो है मतलब योगदान दिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भौतिक के क्षेत्र में भारतीय स्तर पर जो पहला नोबेल पुरस्कार आया, ये कौन जीते भाई? तो ये सीवी रमन साहब 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए जीते थे। जो है प्रथम भारतीय जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते, तो 1930 में सीवी रमन साहब। वैसे ओवर
ओवरऑल अगर फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल की बात करेंगे तो विलियम रोएंटजन साहब, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और नोबेल की जो प्रथम पुरस्कार 1901 में जो विजेता है, 5 विजेता है ना, मतलब 5 क्षेत्र में विजेता, तो इनको मैं आपको बता रखा हूं। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रथम पुरस्कार जो मिला था रेगनर फ्रिस को, इनको भी मैंने आपको बता रखा हूं। तो आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये जैकब हेनरिक्स बॉन हैप को मिला था, जो सीजीएल के अंदर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश तथा जॉन टिनबर्ग को दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के लिए प्रथम नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब 1913 में गीतांजलि राइट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के लिए प्रथम इकोनॉमिक्स में नोबेल अमर्त्य सेन साहब ने जीते थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? मेमोरियल को, है ना। और एक संस्था का और नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना। और एक आपका आदमी का नाम है एलिस बिलियात्स्की। एलिस बिलियात्स्की को 10 वर्ष की सजा सुनाया गया है, तो ये हो सकता है कि पूछे, क्योंकि चर्चा का विषय बन गया है, जो 2022 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इनके अलावा नोबेल साहित्य जो है ये 2022 में कौन जीते थे? एनी ऑर्नॉक्स। और जो नोबेल चिकित्सा है ये 2022 में स्वांतो पावो। तो ये इकलौता आदमी है इन सेक्टर में, एक तो साहित्य में सिंगल पर्सन को दिया गया एनी ऑर्नॉक्स को, और एक आपका मेडिकल साइंस में भी सिंगल पर्सन को दिया गया था स्वांतो पावो को। तो ये दोनों वीवीआई हो जाता है अगर आपके करंट सेक्शन से नोबेल का पुरस्कार पूछा जाता है तो, ठीक है। इनके अलावा नोबेल की इतिहास थोड़ा सा खंगाल ले, 1901 में शुरू हुआ था। 1901 में और आप रिलेट कर सकते हैं, इंडिया में जो डिगबोई तेल से क्षेत्र की पहली बार खोज हुई थी असम के अंदर, तो ये भी 1901 में ही हुआ था, ठीक है। तो 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई थी 5 सेक्टर में, लेकिन 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल स्टार्ट कर दिया गया, जो पहला पुरस्कार 1969 में रेगनर फिश और टिनबर्ग को मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से नोबेल जो है आजकल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बता दिए हैं भाई, बता दिए हैं, है ना। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक लोकेटेड? तो भैया ये कोलकाता है। याद है आपको राष्ट्रीय महिला आयोग वाला क्वेश्चन था बेसिक, है ना, कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मैंने बताया था रेखा शर्मा। वहीं पर मैंने बंधन बैंक को भी लपेटा था, और इंडिया के प्रथम पूर्णतः महिला से संचालित होने वाले रेलवे स्टेशन को भी लपेटा था मौखिक रूप से, ठीक है। तो याद रखोगे तो फायदे में रहोगे दादा, है ना। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। बंधन बैंक की स्थापना कब होती है? 2015 ईस्वी के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1955 में। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई के अंदर। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है ना, यह स्थापना नहीं हुई है, यह बदला हुआ नाम है। किस बैंक का नाम बदला हुआ है भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अगर और भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना, तो 3 गो बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिला के 1921 में बना इंपीरियल, और 1921 से 1955 में हो गया एसबीआई, जो आज एसबीआई क्या है? इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां था? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुई? 1949 में। ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे क्या कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है भाई? रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, एसएलआर तय करना, सीआरआर तय करना, बैंक दर जारी करना, साख सृजन करना, मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, ये सभी जो है आपके आरबीआई के प्रथम कार्य है। ये कितने एरो निकले, इतना काम है भाई, है ना। और ये सब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में दे चुका हूं, है ना। इसके अलावा भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है एसबीआई, बता दिया। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना। तो भाई भारत में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, ये 1969 में हुआ था। कौन से शुभ तारीख को? तो 19 जुलाई को, ठीक है। किसके समय? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी। कितने बैंकों का कराया गया था पहली बार में? 14 बैंकों का। फिर कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1980 में हुआ, ठीक है। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पहले टर्म में 14 बैंक का, दूसरे टर्म में जब 1980 में हुआ तो 6 बैंकों का, ठीक है। चलते हैं आगे। इसी प्रकार से आप 2 चीज ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसी के आसपास है भाई, है ना। जो पहला आपका एशियन गेम्स हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, फर्स्ट एडिशन का, और फिर 1982 में हुआ दूसरी बार, फिर भी दिल्ली में हुआ, है ना। तो दोनों इन्हीं का जैसा मिलता जुलता है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं इनको। तो चीजों को रिलेट करना सीखिए, ज्यादा दिन तक रिलेशन में रहेंगे। इसके अलावा अधिकांश बैंकों का विलय हो जाने के बाद भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक बचे हैं? तो 12 बैंक बच गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से आयोग के द्वारा? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा।
तो ध्यान रखेंगे भाई, है ना, आने वाले शिफ्ट के लिए। ये देखिए जो बच्चे ने प्रश्न भेजा है 12:21 का टाइम था, कुणाल किशोर नाम है इसका। ये जो 5 प्रश्न पहले लॉट में भेजे हैं, सभी प्रश्न लगभग इन्होंने ही भेजे हैं। 5 प्रश्न जो है यहाँ पे इस लॉट में भेजे हैं। मैं इसको क्या बात कर रहा हूँ सुन लीजिए। और 7वां संविधान संशोधन पीडीएफ में है, 1665 पीडीएफ में है, आर्टिकल 76 पीडीएफ में है, G20 का सेपरेट भी, इसके अलावा सतरिया भी। कहीं आप पीडीएफ से तो नहीं बता रहे हो भाई, है ना। तो ये जो है ये है पीडीएफ की जानकारी भैया। ये सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे कल एक बोल रहे थे कि पीडीएफ लेने की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट से पीडीएफ बना लो। मैं तो उन्हें बहादुर का जो है एक छोटा सा तगमा दूंगा नोबेल पुरस्कार वाला, कि भाई आप 25 रुपए खर्च करने के चक्कर में 5 दिन तक आप स्क्रीनशॉट करोगे, उसका पीडीएफ बनाओगे, भाई बहुत बहादुर हो। आपको जो प्राइज है जरूर मिलेगा बाद में। और सेकेंड लॉट में भी इन्होंने प्रश्न भेजा है और भी भेजा है ना। निम्नलिखित में से कौन से संतूर के वादक हैं भैया, हु अमंग द फॉलोइंग इन संतूर प्लेयर। तो इसमें डायरेक्ट दिया गया था आपका शिव कुमार शर्मा का नाम। ये काफी पॉपुलर है और सीधे इजी क्वेश्चन है, तो शिव कुमार शर्मा। अन्य संतूर वादक कौन हो जाएंगे, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, है ना। तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। अनुष्का शंकर का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, अनुष्का शंकर का जो है ध्यान जरूर रखेंगे, सितार प्ले करती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। असद अली खान, सादिक अली खान, ये रुद्र बीना प्ले करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ब्रिजभूषण कावरा को नहीं भूलना है, विश्व मोहन भट्ट को नहीं भूलना है, ये गिटार बजाया करते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताया हूं कि जो भी प्लेयर हैं, है ना, वाद्य यंत्र के, अगर उनके तादाद कम है, यानी कम संख्या में लोग हैं ऐसे फेमस, तो उनको जरूर ध्यान रखें आप, आपसे पूछा जाएगा, है ना। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी के सभी स्रोत प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फैयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज साहब, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला प्ले करते थे और करते हैं, है ना। जैसे कि अभी जाकिर हुसैन साहब लाइव हैं और 2023 का जो है इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सूरबहार, TH विनायक, इंपोर्टेंट फैक्ट है घाटम, तोताराम पखावज, यू श्रीनिवास मेंडोलिन, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये जो कम है, जुबिन मेहता का भी ध्यान रख लीजिएगा, जुबिन मेहता सिंफनी प्ले कर लेते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई प्ले कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत सरकार द्वारा प्रथम 4 पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो आपका भारत रत्न है, 4 पुरस्कार दिया गया है महाराज। इनके अलावा एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम एल्युमिनियम प्लांट। तो भैया ये उड़ीसा के अंदर है। एल्युमिनियम प्लांट की बात हो रही है, एल्युमिनियम के उत्खनन की भी बात होती ना, तो भी आजकल जो है उड़ीसा ही कर लेते हैं बॉक्साइट का जो है उत्खनन। तो बॉक्साइट किसका, एल्युमिनियम का है। जैसे हेमाटाइट किसका, लोहा का है। एंथ्रासाइट क्या है, कोयला है। सीडेराइट क्या है, जो है लोहा है ना। अर्जेंटाइट क्या है, चांदी का ओर है। तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे तब ना काम बनेगा हो। गैलेना भी ओर है भाई, है ना। चलते हैं आगे। तो उड़ीसा में वर्तमान में जो है आपका बॉक्साइट का उत्खनन ज्यादा होता है। उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्खनन भी करंट में जो है ज्यादा हो रहा है। और कहां से हो रहा है, तो बादाम पहाड़ी से। लेकिन अगर आपको लौह का भंडार पूछेगा कि भाई कहां पे ज्यादा है, तो कद्रमुख में है। और कद्रमुख कहां पे है, कर्नाटक के अंदर है। देखिए इसके अलावा वर्तमान में जो तांबा का उत्खनन है, ये सबसे ज्यादा MP कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। लेकिन तांबा का जो खेतरी वाला खान है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। तो है कहां और होता कहां है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला बात तो सुने ही होंगे। अष्टक का नियम न्यूलैंडस ने कब दिया था। देखिए ये क्वेश्चन जब मैं आज से 4-5 दिन पहले बताया प्रैक्टिस सेट में, तो मेरे क्वेश्चन का आधार क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बनकर तैयार हुई थी। क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बन के तैयार हुआ था। फिर से ये फैक्ट दोहराऊंगा, है ना। व्हेन डिड न्यूलैंडस गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऑक्टेव का जो लॉ है 1865 में दिया गया था। न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव का लॉ है वो क्या कहता है हमारा, कि भाई ये जो है कोई भी तत्व, तो ये वाला मान लीजिए पहला है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो 7 हो गया। ये जो 8वां तत्व आएगा, तो इनकी और इनकी नेचर समान होती है। इनकी और इनकी नेचर जो है समान होती है, पहला और 8वां का। लेकिन ये कहां पे फॉल्स हो गया, तो ये कैल्शियम तक तो बराबर काम कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो है ये नियम लागू नहीं होती, इसीलिए यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमें एग्जाम पास कर
करनी है ना। तो न्यूलैंडस ने जो है अष्टक का नियम दिया, ये कहां तक लागू होती है, ये VVI पॉइंट रहेगा। तो ये कैल्शियम तक लागू होती है। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में, है ना। और जो लाइव कोशिका की खोज हुई थी ये ल्यूवेनहॉक ने 1674 में करा था। देखिए, एक तो सिर्फ कोशिका का नाम किसने दिया या कोशिका का खोज किसने हुआ, है ना, कौन किए, तो ये दोनों का एक कोई आंसर है, रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन अगर आपसे जोर डाल के पूछे कि भाई लाइव कोशिका की खोज किसने करा और कब करा, तो ल्यूवेनहॉक 1674 में। देखिए, कोशिका को मेनली हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो हमारा प्लांट कोशिका है और एक हमारा एनिमल वाला कोशिका है। प्लांट कोशिका की जो ओरिजिनल विशेषता है, इसमें सेल वॉल होता है और सेल वॉल का प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधों में जो है आकृति प्रदान करना, स्ट्रक्चर प्रदान करना, साथ ही साथ स्ट्रांगनेस देना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथ प्रदान करना। तो ये जो है पौधे में काम करते हैं, आपका सेल वॉल जो जंतु में नहीं होता है, क्योंकि इसके जगह पे जंतु में क्या है भाई, तो हमारे जो है कंकाल तंत्र हैं, है ना। इसके अलावा जो विटामिन B1 की खोज कब हुई थी भाई? थायमीन की 1897 में। आज इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में आया था। इन्हीं कारण अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैंने बता रखा है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1932 में। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनके तैयार हुई थी। इसमें टोटल 63 तत्व थे जो परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। लेकिन जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है, ये मोस्ले साहब ने बनाए हैं। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं। 118 तत्व हैं, 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और 7 उपधातु या अर्धचालक हैं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जाति यानी ST के कैडर में शामिल कर लिया है? Which tribes was introduced in the scheduled tribe, है ना, ST in 2023 by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये गोंड जनजाति को जो है वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है संज्ञा दे दी गई है। भारत में सबसे अधिक जनजाति निवास करने वाला जो राज्य है ये हमारा MP है। इनके अलावा संविधान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ये किससे रिलेट है? इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है। तो ये हमारा रिलेट करता है कि जो लोकसभा में और विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, लोकसभा में प्रेसिडेंट और विधानसभा में गवर्नर, ये वाली प्रथा को सबसे पहले क्लोज किया गया। साथ ही साथ जो SC और ST समुदाय के लोग हैं, उनके आरक्षण सीमा में 10 साल के लिए बढ़त की गई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल है? अब लो है ना, ये भी बताया ना भाई, कपास वगैरह। और मैंने इसका फार्मूला ही बता दिया था। मैं आपको बता रखा हूं कि रबी, खरीफ, फसल, जायद, है ना, रबी, खरीफ, जायद और नगदी, इन चारों की अगर आप डिफिनीशन जान रहे हैं कि किस आधार पे तय होता है, तो आपको फसल याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बंधु आज भी सुन लीजिए, है ना। तो जो व्यापारिक फसल होते हैं, जो नगदी फसल होते हैं, ये उपभोग के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है। उपभोग के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है, ये सेल के दृष्टिकोण से यानी व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया। अब बताइए, आपके घर में, आपके खेत में गन्ना लगे हैं, तो क्या पूरा गन्ना आप खा जाएंगे? नहीं, आप गुड़ बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे। यानी जो है व्यापार के उद्देश्य से आपने गन्ना की फसल लगाया है। मान लीजिए आपने गेंदा फूल का फसल लगाया भाई, तो गेंदा फूल क्या घर सजाने के लिए लगाए हैं? नहीं, व्यापार करने के लिए लगाए ना हो, है ना। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो वैसी फसल जो व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है, आपका जो है नगद फसल कहा जाता है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला था कि क्या था ऑप्शन में, है ना। इनके अलावा वैसी फसल जो मई जून में बोई जाती है, यानी कहें कि भाई मानसून के शुरुआती समय में बोई जाती है और ठंडी का जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो ऐसे फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे अभी धान बोआ रहा है, तो अभी क्या चल रहा है भाई? अभी चल रहा है हमारा अगस्त। अब धान बुआई खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एकदम जो है जून में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मई थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जून जुलाई रख लीजिएगा, ठीक है, जून जुलाई रख लीजिएगा। मई जो है काफी पीछे हो जाता है भाई, है ना। लेकिन जो मानसून आता है ना, वहां से स्टार्ट होती है आपकी खरीफ की फसल। इसके अलावा जो ठंडी अपने पीक पीरियड पे होता है ना, उस समय जो आपका बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में जो कटाई होती है, इसे हम रबी फसल कहते हैं। जैसे सरसों, गेहूं, जौ, है ना, मसूर, चना, ये सब आपका क्या हो गया भैया? तो ये सब हो गया भैया आपकी रबी की फसल। इनके अलावा इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड गैप बच गई, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई यहाँ पे मार्च अप्रैल में करती है, तो अप्रैल में मान लीजिए पूरा, तो मई का महीना और जून के कुछ सप्ताह बच गए, तो ये जो 1.5 महीना 2 महीने
करने का समय बचता है, इसमें जो फसल उपजा लिया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। कहाँ के भाई? जायद फसल। इसके उदाहरण क्या है? तरबूज, ककड़ी, खीरा, है ना, ये सब क्या है? जायद फसल के उदाहरण है। अगला शायद पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इसमें मैं 100% नहीं हूं, लेकिन बच्चे ने ये क्वेश्चन भी भेजा है, सतरिया नृत्य। तो आइए जाइए, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका वैष्णव संत शंकर देव और असम से संबंधित है। इसमें 2 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिखा है, खाली सतरिया नृत्य बच्चे लिखे हैं, तो हो सकता है कि पूछा गया हो कि किस राज्य का है या फिर सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है। यहां से 2 ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और एक जतीन गोस्वामी का नाम भी आता है। ठीक है, एक जतून गोस्वामी का नाम भी आता है कि भाई ये किस कैरेक्टर, कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% होगा, अगर आया होगा तो। ठीक है, तो भाई तो ये वैष्णव संत शंकर देव ने चालू करा था सतरिया नृत्य को। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो है जतीन गोस्वामी साहब सतरिया नृत्य के प्रमुख कैरेक्टर हैं। ठीक है, इनके अलावा सतरिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, अगर और डेप्थ में जाके पूछा गया होगा तो। ये सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे नवीन है ना। अब मैं जो आपको शास्त्रीय नृत्य का क्लू पकड़ने को बताया है ना भाई, तो यहां भी याद रख लेना, ये एक दिन के लिए नहीं बताया था, सदा के लिए बताया था भाई, है ना। तो मणिपुरी नृत्य जो है ये भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है, और इसके कैरेक्टर कौन है? झावेरी बहन होते हैं तथा सिंह सरनेम होते हैं। झावेरी बहन और सिंह सरनेम को आप याद रखेंगे कि मणिपुरी नृत्य करेंगे वो। ठीक है, और साथ ही साथ 2-3 देवी हैं इनमें, कलावती देवी, बिंबावती देवी और चारू माथुर। तो इन तीनों महिलाओं को ध्यान रखना है अलग से, झावेरी बहन को ध्यान रखना है जो नैना, दर्शना, सुवर्णा है। इनके अलावा आपको सिंह सरनेम जैसे गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, इस प्रकार से जो भी सिंह सरनेम है ना, ये ज्यादातर आपके मणिपुरी में मिल जाएंगे 99% केस में। इनके अलावा रेड्डी फैमिली जो है ना, रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण और गुरुपति वेम्पति चन्ना सत्यम, इनको अलग से ध्यान रखेंगे, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम को। ठीक है, क्योंकि ये गुरु थे कुचिपुड़ी के। ठीक है, कुचिपुड़ी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सभी के सभी जो है रेड्डी फैमिली या फिर वेदांतम सत्यनारायण या फिर गुरु वेम्पति चन्ना, ये कुचिपुड़ी संबंधित है। रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी ये अभी इनसे क्वेश्चन अभी आपने देखा कि पहले पूछा गया था, तो ये आपके भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। जिसमें मैंने आपको सोनल मानसिंह पे स्टार, क्योंकि ये ओटसी भी कर लेती है, और नर्तकी नटराज पर भी स्टार, क्योंकि ये जो है ट्रांसजेंडर महिला होते हुए भी इसमें पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में किस देवी देवता की पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो भैया बेरी बेरी रोग हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, है ना। विटामिन B1 को क्या कहते हैं भैया? थायमीन कहते हैं, और कब खोजा गया था बताया अभी 1897 में, है ना। इनके अलावा विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं दादा? तो 8 को विटामिन होते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और किस लिए अच्छा होता है? चक्षु के लिए, आंख के लिए। आंख के लिए विटामिन बहुत जरूरी है, विटामिन ए वाला। आंख में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा भैया, मतलब शरीर में, तो आंख की बीमारी होगा। कौन कौन सा? ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मेतुआबुंद, रतौंधी, जिरोप्थोमेलिया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी भी हो सकता है भाई। इनके अलावा विटामिन सी को क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और इसका नाम से ही स्पष्ट है कि भाई इसमें कोबाल है, मतलब कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट है। कोबाल्ट का सूत्र CO होता है, और कोबाल्ट की कमी से एनीमिया, मतलब विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकती है। और एनीमिया रोग क्या है? रक्त की कमी हो जाती है, खास करके जब प्रेगनेंसी हो, मतलब प्रेग्नेंट महिला में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। इनके अलावा विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। इसके कमी से क्या होता है भाई? त्वचा की बीमारी, झुर्री आ जाएगा, जवानी में बुढ़ारी जैसे दिखेगा, है ना, ये क्या होती है? विटामिन सी के कमी से। इसके अलावा स्कर्वी रोग भी होती है। स्कर्वी मतलब समझते हैं ना, दांत मसूड़ों से खून आने लगता है। आजकल आप जो क्रीम देखते होंगे गार्नियर, विटामिन सी युक्त, है ना, तो भैया ये त्वचा को सही रखने के लिए है। इसके अलावा विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसके कमी से हड्डी की बीमारी होती है, रिकेट्स हो जाती है, और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। ऑस्टियो शब्द जो है ये हड्डी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको अगर कोई पूछा कि भाई हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से क्या होता है भाई? जनन क्षमता में कमी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? टेकोफेरोल कहते हैं। विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो एक छोड़ के दो, एक छोड़ के दो, तो एक को छोड़ दीजिए, बी और सी, है ना, एक छोड़ के दो, है ना।
और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो जो रेस्ट बच गया भैया ए ई डी के, ये सभी जो हैं फैट सोलूबल हैं। इसके अलावा बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, 7वां संविधान संशोधन और 5 दिन पहले ही कराए हैं भाई, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है ना भाई कि भाई एक ही व्यक्ति किसी 2 राज्य के राज्यपाल के प्रभार में रहेंगे। ये आपका 1956 में हुआ था। इसके तहत और भी काम हुए थे राज्यों के रिगार्ड में, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां संविधान संशोधन का। 21वां संविधान संशोधन का जो है पहली बार सिंधी भाषा को जो है आपका संविधान के 8वीं सूची में डाला गया था, क्योंकि आपको पता होगा मैंने ये भी बताया है कि जब हम अपन देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो उस समय 14 को भाषा संविधान में अटैच आया था जब संविधान बना, तो है ना। तो सिंधी भाषा जो है ये 15वीं भाषा बना था, ठीक है, जो पहला आपका अटैच होने वाला भाषा है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल, 61वां मतदान की उम्र में कमी, 73वां ग्राम पंचायत और 74वां नगर निगम से संबंधित है, 69वां दिल्ली को विशेष दर्जा, 101वां जीएसटी से, 102वां ओबीसी से, 103वां अभी भी बता दिया था ईडब्ल्यूएस से, और 104वां जो है एससी एसटी और आपका एंग्लो इंडियन से। एक प्रश्न और पूछा गया, G20 का शेरपा बैठक कहां पे हुआ है? तो भैया जो पहला शेरपा बैठक हुआ था इंडिया में, ये राजस्थान के अंदर हुआ था। दूसरी शेरपा बैठक की बात करेंगे तो केरल में हुआ है, और तीसरा शेरपा बैठक की बात करेंगे तो कर्नाटक में हुआ है। तो डिपेंड करता है कि पहला, दूसरा या तीसरा पूछा था, ठीक है। इसके अलावा G20 विकासशील देशों का समूह है। एक आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया था, एक ही ऑप्शन मिला है सोमनाथ मंदिर, तो इसके सामने गुजरात रहा होगा, इसके सामने गुजरात रहा होगा, या फिर मोहम्मद गजनी रहा होगा। हो सकता है कि भाई इसके लूटने के रिगार्ड में जो है आपके पूछा गया हो, है ना। इनके अलावा 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, यह प्रश्न आया है, तो भाई तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन होना स्टार्ट हो गया था। विजयनगर साम्राज्य पे क्या गो वंश शासन किया? 4 गो वंश शासन किया। 1665 में क्या होता है? पुरंदर की संधि होती है, किसके किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। देखिए पुरंदर की संधि 2 गो होता है, एगो शिवाजी और जयसिंह के बीच, एगो ईस्ट इंडिया कंपनी और नाना फडणवीस के बीच, दोनों बता दिए हैं। 1776 में पुरंदर की और संधि होती है, नाना फडणवीस जो मराठों की तरफ से है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है, बंगाल की तरफ से जो है आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इसमें बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह के संयुक्त सेना, और इधर से हेक्टर मुनरो की सेना, है ना। तो ये फिर भी जो है इन त्रिगुटी सेना की हार होती है। 10 राज युद्ध का नाम आपने सुना होगा, ऋग्वेद में इसकी वर्णन मिलती है। ये 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ था। ये आपका पुरुषनी या रावी नदी के तट पे हुआ था। हाइडेस्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। बितस्ता या झेलम नदी के तट पे हुआ था। हर्षवर्धन और चालुक्य द्वितीय जो आपका शासक थे, उनके बीच में जो है आपका नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। नीचे कुछ इसबिया चमक रहे होंगे, जो सभी एक एक युद्ध है, इसमें बहुत सारे जो है इसमें कत्ले आम हुआ है। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। 56 अकबर और हेमू पानीपत की द्वितीय लड़ाई। 1761 तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसके अलावा 1191 तराइन की प्रथम लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई। 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई। 1215 ये हुआ आपका जो है तराइन की तीसरी लड़ाई, ठीक है, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। 712 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था दाहिर के समय। तो ये सभी के सभी इसमें याद रखेंगे दादा, है ना, तभी काम होगी, है ना। इसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना पूछ लिया है, तो भाई ये क्या होती है? क्वेश्चन ऐसा था कि किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान की जाती है, इस प्रकार से। तो ये पीएम कौशल विकास योजना है। इसकी शुरुआत कौन की है भाई? 2015 में। कौन किए हैं? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इनके अलावा ये भी बताए हैं बलात्श्रम पे 23 है भाई। आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी या बलात्श्रम पे रोक है। बलात्श्रम मतलब फोर्सली आप किसी से काम नहीं करा सकते। ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल है। 14 से 18 को समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। 19 मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। 20 और 22 आजादी के मामले में छूट है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है, इसे भाग 3 में रखा गया है, जो वर्तमान में 6 को है। 1235 तक के बीच के आर्टिकल में वर्णित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आप लोग बताएगा कि ये भी प्रश्न आया था क्या कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे और मिनी माता रोग किससे होती है? तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आया होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन आर्टिकल से 3 थोड़ी पूछेगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क वाला है जी, निःशुल्क वाला। और जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है, जहां से ये क्वेश्चन सब आ रहा है धम, ये आपको मिलेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो आपको लिखा है मतलब टेलीग्राम में, सॉरी जो आपका प्ले लिस्ट है ना, उसका नाम क्या है? पेड पीडीएफ वाली वीडियो, ठीक है। तो उनको जैसे ही खोलेंगे तो कोई भी वीडियो के नीचे में आपको प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज करके बाय कर सकते हैं। मात्र 25 रुपए में 57 क्लास तक की जो आपको पीडीएफ मिलेगी। जो अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आज आपको 32 पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरा यकीन है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, पूरा पीडीएफ कर लिया, तो आपको जो 80% क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने बताया था कि भाई एमपी के अंदर सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय निवास करते हैं और थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। जहां पे फर्टिलिटी रेट आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं के बाद जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जो अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे अधिक है ये आपका है जो है मध्य प्रदेश। आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा होगा और इसी प्रकार से ग्राफिकल वे में मैंने जो है आपको जनगणना से रिलेटेड सारा जो है आपको फैक्ट दिया था। तो आशा करते हैं कि आपने देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जनगणना वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तीनों शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन आई है। तो सबसे ज्यादा जो आपका परसेंटेज है एसटी का ये आपका मध्य प्रदेश में है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पे ओडिशा है। और कभी भी कोई चीज पहला नहीं याद रखे, कम से कम पहला, दूसरा और लास्ट याद रखना है, तो सेकेंड लास्ट भी याद रखना है। तो इस प्रकार से आजकल काम होती है दादा। इनके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो सबसे कम जो आपका एसटी है ये आपका गोवा में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गोवा में सबसे कम जो है आपकी एसटी समुदाय के लोग निवास करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोवा में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, ये बात आपको भी जानना है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक गोवा में ही निवास करते हैं 2011 के अनुसार। अगर भाई लोगों के तादाद के अनुसार बात करें कि सबसे अधिक लोग कहां पे शहर में रहते हैं, तो महाराष्ट्र, अब परसेंटेज के हिसाब से तो गोवा, समझ गए। इसके अलावा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक रूरल जो जनसंख्या पॉपुलेशन है ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे अधिक जो ग्रामीण तो हो ही गया, शहरी महाराष्ट्र बता ही दिए। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। इसके अलावा 2-4 चीज और ध्यान रखना है, जैसे सेक्स रेशियो अगर आपका कहेगा राज्य में तो केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो पुदुचेरी है ना। लिटरेसी रेट सबसे अधिक राज्य में कहेगा तो केरल और केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो। और डेकेडिकल ग्रोथ जो रहा था 17.64% रहा था। लिटरेसी रेट ओवरऑल रहा था 74.04, जिसमें मेल का रहा था 82.14 और फीमेल का रहा था 65.46%, ठीक है। तो ये कुछ का डाटा है। फर्टिलिटी रेट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। 2011 के बारे में पूछता है डायरेक्ट जनगणना के समय, तो आपको जो है 2.4 अगर ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट है, नहीं ऑप्शन है तो इससे कम वाला जो है उसको मारना है। 2013 के अनुसार पूछ रहा है तो 2.3 मारना है। 2015-16 के अनुसार पूछ रहा है तो 2.2 मारना है। और अब भी अगर 2020 तक की बात कर ले रहा है तो 2.1 मारना है। ये आपका फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, ठीक है। तो ये सब जो है जनगणना के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो कैमा जनगणना होगा गुरु, तो 16वां जनगणना होगा। पिछला जनगणना 15वां हुआ था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर इसी में आपसे कुल्लू लगा के पूछ दे कि अभी जो जनगणना होगी 21 में जो होने वाली है, अभी डिले है लेकिन नाम तो 21 का ही होगा, तो ये जो कैमा जनगणना आजादी के बाद होगा तो बताइएगा 8वां होगा। इसके अलावा प्रसूति सहायता नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? जो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रसूति होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको जो है चिकित्सीय लाभ जो है मुहैया कराना जो है रखा गया है, राज्यों का कर्तव्य इस प्रकार का। तो ये जो व्यवस्था है आर्टिकल 42 में किया गया है। देखिए आज मैं पूरे दिन इन एग्जाम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। डीपीएसपी जो है ये हमारा अब जो जितने भी प्रचलित आपके जो भी आर्टिकल हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे 44 नहीं आ रहे हैं, 40 नहीं आ रहे हैं, 48 नहीं आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं, 51 नहीं आ रहे हैं। ये जो भी प्रचलित आर्टिकल है जो एग्जाम की रीड होती है, यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कहां से कर रहा है? तो क्वेश्चन वहां से कर रहा है जो इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी मुझे ध्यान देने की जरूरत हो गई है और मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है। जो पुराने वाले आर्टिकल है डीपीएसपी का वो नहीं रखा है मैंने, अब जो है वो आर्टिकल रखा है जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि मेरा काम ही है एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलवाना भाई, है ना। तो ये आर्टिकल 42 में जो है प्रसूति को लाभ प्राप्त होता है। काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये जो भी आपके फैक्ट है यहाँ पे आर्टिकल वाली जो इंटरनल आर्टिकल है
है, इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये लक्ष्मीकांत के से मैंने लिया हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक आप जानते ही होंगे भाई, है ना, तो वहां से लिया हूँ, है ना। तो ये जो आपका आर्टिकल 39 का है, ये आपका निःशुल्क एवं विधिक न्याय है, खास करके जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए। इनके अलावा अनुच्छेद 45 क्या कहता है भाई कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है मिलना चाहिए। इस प्रकार से बात जो है डीपीएसपी के अंदर भी करा गया है। शिक्षा वाली बात जो है आर्टिकल 21 के ए में फंडामेंटल राइट के थ्रू भी करा गया है। शिक्षा वाला बात आर्टिकल 51 के ए के पार्ट 11 में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो वर्णित है लास्ट वाला, वहां भी करा गया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। शिक्षा की जो जानकारी है वो हमें 3 जगह मिल जाती है। एक तो फंडामेंटल राइट में मिलती है जी आर्टिकल 21 के ए में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट है। एक हमें मिल जाती है आर्टिकल 45 में, ये डीपीएसपी के अंतर्गत मिल जाती है, और ये कहता है कि भाई 14 वर्ष तक उम्र जो बच्चे पूरे नहीं किए हैं उनको शिक्षा लेना जो है देना राज्यों का कर्तव्य। इस प्रकार से जो है राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 51 के ए के अंतिम पायदान है यानी 11वां, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था कराना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो ये सभी जो है बच्चों और शिक्षा संबंधित 3 जगह आपके संविधान में ब्रेक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो समाज में कमजोर तबके के लोग हैं, जो समाज में कमजोर तबके के लोग हैं, खास करके एससी एसटी या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि वे जो भी नुकसानदायक एल्कोहलिक पदार्थ है, जो भी एल्कोहलिक मीटर है, उनको जो है आपको बंद करना है और प्रतिबंध पे निषेध लगाना है। ये राज्य की जवाबदेही है ना। लेकिन ये सब होता है क्या? हाँ, बिहार में तो फिलहाल दारू बंद है भाई, है ना। इनके अलावा खाली दारू थोड़ी है शरीर को नुकसान पहुंचाना, और बहुत सारी चीजें भाई। अनुच्छेद 43B में क्या कहता है? सहकारी समिति की गठन है। सहकारी समिति से संबंधित अगर भाग आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? 9 का बी। और नगर पालिका से पूछे तो 9 का ए। ग्राम पंचायत से पूछे तो खाली छुच्छे 9, है ना। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपका खाली 9 रहेगा ग्राम पंचायत, 9 का ये रहेगा नगर पालिका, 9 का बी रहेगा संविधान के भाग यानी पार्ट। तो ये आपका किससे? 9 का बी सहकारी समिति से है। ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 में जो सरकारी संपत्ति होती है या सभी की संपत्ति होती है, जो भी आपका सरकारी टाइप से, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, है ना, अस्पताल की बिल्डिंग वगैरह हो गई, जो भी है ना, जिससे सबकी हित होती है, उनकी रक्षा या प्रोटेक्शन देना। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 49 है। देखिए, इससे पहले जो आज शायद फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो था, जो 7वीं संविधान संशोधन है, और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया भी है, लेकिन वहां पे जो 7वां संविधान संशोधन है ना, ये दूगो जो है, एक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट या जो न्यायालय वाली व्यवस्था है ना, उससे संबंधित है। वहां पे मुझे राज्यपाल राइट हो गया है, तो उसे सुधार लीजिएगा, मैं सुधार करवा दूंगा, वो पीडीएफ में सुधार करके ही दूंगा, लेकिन फिर भी, है ना। इनके अलावा जंगली गधा भारतीय के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गिर नेशनल पार्क में? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रचलित है, लेकिन बंगाल टाइगर कहेगा तो फिर आपको सुंदरबन डेल्टा जाना पड़ेगा, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये काफी प्रचलन में है आजकल, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि यह जो है सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला गांव बन गया है मोढेरा, जो किस जिला में है? गुजरात के मेहसाना जिला में। इसके अलावा कच्छ के रण मिल जाएंगे आपके, काठियावाड़ी जो प्रायद्वीप है ये मिल जाएंगे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे, नमक अनुसंधान केंद्र मिल जाएंगे, आनंद डेयरी उद्योग मिल जाएंगे, सीएनजी टर्मिनल मिल जाएंगे, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम मिल जाएंगे, सोमनाथ मंदिर मिल जाएंगे। ये सभी के सभी कहाँ है दादा? तो ये सभी के सभी गुजरात में स्थित है भैया, तो इन्हें जरूर ध्यान रखे, है ना, गुजरात में। इनके अलावा जो ये मोदी साहब वाला स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम है। और सोमनाथ मंदिर इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है गजनी ने आक्रमण किया था। 1025 के आक्रमण जो है फेमस हुए थे गजनी के लिए। इनके अलावा मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? भैया मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1571 में शुरू किया था। ऐसे ढीम धाम पहले से ही देने लगा था, लेकिन ये जो लागू हुआ ये 1571 में हुआ। अकबर ने 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरू करी थी। अकबर 1556 में पानीपत की एक दूसरी लड़ाई होती है जिसमें हेमू को हराता है और जो है मुगल वंश के तीसरे शासक के रूप में जो है राज्याभिषेक करवाता है। कहां पर?
कलनौर में करवाता है। ये कलनौर कहाँ पे है? पंजाब में है। और उस समय अकबर की 13 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। ठीक है, अकबर को जो प्रारंभिक दिन में संभालने वाले थे वो बैरम खान थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 1579 1500 जो है नवासी नवासी ने भाई 79 हो जाएगा, 79 है ना, 1579 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनावा था। उसी प्रकार से जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके जो दरबारी थे वो नवरत्न थे, क्योंकि इसके दरबारी को नवरत्न कहा जाता था, जो 9 गो पढ़े लिखे इंसान हुआ करते थे। राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, है ना, फैजी भी था, अब्दुल रहीम खान खाना थे, है ना, तो ये सभी इनके दरबारी थे भाई। मुल्ला दो प्याजा, है ना, तो ये सभी के सभी जो है आपके अकबर के दरबारी थे, इन्हें नवरत्न कहते हैं। जो विक्रमादित्य के जो दरवाजा मतलब दरबान जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, विक्रमादित्य की सभा जो सुशोभित होते थे जो विद्वानों से, उनको भी नवरत्न ही कहा जाता है। ठीक है, तो भाई बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई इसे सब, है ना। इनके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अच्छा, विक्रमादित्य नहीं समझे, चंद्रगुप्त सेकेंड भैया, चंद्रगुप्ता सेकेंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, और इन्हीं के काल में फहियान जो है भारत आए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2018 में। नीरव मोदी का नाम सुने हैं? नीरव मोदी बहुत सारे पैसे लेके भाग रहा था यहाँ से, तो इन्हीं चीजों को, क्योंकि इससे पहले जो है ये क्या बोलते हैं इनको, विजय हजारे भैया, कौन बोलते हैं, एक माल्या, कोई माल्या है ना, विजय माल्या, तो वो अपना रूप दिखा दिया था। फिर बाद में नीरव मोदी ने अपना रूप दिखाया। तो ऐसे चीजों से जो बड़े बड़े गबन करके जो है देश छोड़ देते हैं कानून से बचने हेतु, है ना, तो ऐसे चीजों पे अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने 2018 में भगोड़ा अधिनियम पारित किया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ये वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। नीरव मोदी के नाम से आप स्पष्ट समझ गए होंगे, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। और जो मैंने बताया कि वे देश छोड़ के लोग भाग जाते हैं, तो इन चीजों से निजात दिलाने के लिए जो है ऐसा अधिनियम को पारित करा गया था। टिल जनवरी 2023 डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक कौन है ना भाई? जनवरी 2023 के अनुसार, है ना, DGCA हो जाएगा इनका, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक कौन है? अभी एविएशन शब्द से कुछ याद आया? बता चुका हूं आपको कि जहां भी ये एवी शब्द लगा रहता है ना, AVI, है ना, इसे एवी पढ़ते हैं, ये मतलब पक्षी से संबंधित होते हैं। ये पक्षी का रूट वर्ड है, जैसे एवेरी, है ना, एवेरी, है ना, एविसाइड, अगर साइड लगा देंगे सुसाइड वाला साइड, तो भाई मृत्यु हो जाएगी उनकी, है ना। तो इस प्रकार से, तो इसी से एविएशन बना है, क्योंकि एविएशन जो आपका विमान का जो डैना होता है ना, पक्षी के डैना से जैसे मिलता जुलता है भाई, है ना। तो इन्हीं से लिया गया है, प्राचीन काल में लिया गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एवी जो है पक्षी का रूट वर्ड है ना, तो ये भी एविएशन होता है ना। तो ये विक्रम देव दत्ता जो है ये आपका वर्तमान में DGCA के महानिदेशक हैं, है ना। तो इनके अलावा और भी आपको कुछ देख लेना है, जैसे महानिदेशक आपका जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं वो आएगा, तो आप तो छोड़ोगे नहीं। अब नया नया जो मतलब जिनके कम प्रचलन में है उनसे इस शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत इरडा वगैरह का देख लेना है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का देख लेना है, नाबार्ड का देख लेना है, इसके अलावा जो नडवा वगैरह हैं उनका देख लेना है, CBI का देख लेना है ना भैया। निम्नलिखित में से कौन एक्ट्रेस और नृत्यांगना का 2011 में पद्म पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था, यहाँ पे भूषण कर लीजिएगा, है ना। देखिए आज जो तीनों शिफ्ट में प्रश्न आए, ये ऐसे कैरेक्टर से प्रश्न आए जो हीरोइन हो या नृत्यांगना हो, जो गायक हो और डांसर हो, मतलब एक से अधिक क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हो और उनको कोई अवार्ड दिया गया है, तो ऐसे कैरेक्टर से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आज जो है वहीदा रहमान को जो है 2011 में, इनको कई पिक्चर में आप देखे होंगे, है ना, तो इनको जो है मिला था आपका पद्म भूषण, और सबसे पहले इनको जो है पद्म श्री भी मिला था इससे पहले। हेमा मालिनी को ध्यान रखेंगे 2000 में पद्म श्री मिला है, क्योंकि हेमा मालिनी जो है शोले में बसंती और इधर जो है नर्तकी भी हैं, अच्छे डांसर भी हैं, तो इनको जो है आपका पूछा जा सकता है। फ्लाइट मनी का उदाहरण कौन सा नहीं है? मुझे तो कोई ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइट मनी जो है ये आपका जो मनी हम लोग अभी देखते हैं वो फ्लाइट मनी के अंदर ही आ जाता है। जैसे मेरे पास अगर 20 रुपए की नोट हो तो ये फ्लाइट मनी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे जो भी मुद्रा होगा नोट वगैरह वाला, जो मतलब कोई भी कहीं पे भी जाओ तो चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसे हम फ्लाइट मनी देसी भाषा में कह सकते हैं। बाद बाकी जो चेक वगैरह होते हैं, बुलियन वगैरह होते हैं, या सोना चांदी के बिस्किट के रूप में जो मुद्रा होते हैं, ये सब क्या होते हैं?
अलग होते हैं, ये फ्लाइट मुद्रा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यही चीज मैं अपने भाषा में, यही देसी स्टाइल में लिखा हूं भाई, है ना। मैं चाहता हूं कि आप भी समझ जाओ, क्या करना है किताबी भाषा भाई, एग्जाम पास करना है आपको। गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल ने कहाँ किया था, है ना। तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। ठीक है, 75 बार बताया गया क्वेश्चन है। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी। और कौन किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब किए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब किए थे। 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर करा था, तो देश के बाहर साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आप अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि भाई ये जो है 1893 में अफ्रीका चले गए थे। हालांकि 1894 है, कहीं कहीं इससे बड़ा भी ईस्वी रहे तो आपको मार देना है, क्योंकि यहां से स्टार्टअप लिया था, लेकिन ये पूर्णतः बन के तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना ये कब होती है, 1901 ईस्वी में हुआ था। आज तक जहां भी क्वेश्चन पूछा है सिर्फ ये पूछा है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है किसने करा, तो गांधी जी। अच्छा, गांधी जी से एक चीज और, हरिजन वाला जरूर ध्यान रखिएगा। हरिजन वाला जो है 1932 में करे थे, हरिजन संघ की स्थापना इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है असहयोग आंदोलन वगैरह, दांडी मार्च वगैरह, है ना। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, बेलगांव अधिवेशन 1924, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खेरा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी जी की मृत्यु 1948, ये सभी के सभी बता चुके हैं। तो एक ही चीज को जो है बार बार सही नहीं रहता है। हाल में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हुए मध्य जो है ओडीआई श्रृंखला में भारत ने प्रथम मैच में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिला है। अब ये प्रश्न क्यों जो है बना है आप भी समझिए, क्योंकि अगले ही मैच में एक बार तो जीत लिए, बड़े धूमधाम से जाके मिठाई उठाई केक खाए, और अगले ही मैच में ऐसे पटकाए कि फिर जो है मिठाई क्या, यहाँ पे रोटियों नहीं जा रहा है अंदर, है ना। तो 5 विकेट से जीता था पहला मैच, है ना। भारत ने पहला वनडे मैच 5 विकेट से जीता। इसमें आपके यहाँ पे स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे, जिसमें ये जो है केएल राहुल, सुनील शेट्टी साहब का ये दामाद जी हैं, है ना। तो ये कितने रन बनाए थे भाई, 75 रन, है ना, 91 गेंद में। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके स्कोर कोड है, और अगले मैच में क्या हुआ तो ये सभी जानते हैं। इनके अलावा भारत के संविधान में किस भाग को सिर्फ सरकार के द्वारा चलाया या बंद किया जा सकता है। आपको याद है क्या, मैंने एक बात बताया था कि भाई डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या फर्क है। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन बना के आएगा वो बच्चा जिन्होंने सुना होगा। तो मैंने बताया था कि भाई डीपीएसपी जो है ये कभी भी परिवर्तनीय नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, ये चेंज होने की कोई भी इसमें बात ही नहीं है। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है जी, ये विषम परिस्थिति में चेंज हो सकती है। या तो अभी जैसे सामान्य स्थिति है तो मुझे प्राप्त है, जैसे ही असामान्य स्थिति होगा ये मुझसे सरकार छीन भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को जो है सरकार विषम परिस्थिति में आपसे खींच सकता है, छीन सकता है ना। तो इसको सिर्फ सरकार जो है चलाने के लिए जिम्मेवार है, बाद बाकी डीपीएसपी तो परिवर्तनीय है ये नहीं, तो ये क्या खींचेगा और क्या बंद होगा, है ना। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इनके आर्टिकल को मैं बांट दिया हूं, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। इसके अलावा मैंने बताया 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, 19 में भी 6 पार्ट मैंने अलग अलग बताए थे, जो कल मैंने आपको इसका इमेज भी दिखाया था। इनके अलावा 19 के 1 के ए में क्या है, बाह्य व्यक्ति का अधिकार है। फिर आप कहीं भी घूमोगे, कहीं भी जमीन खरीदोगे, सहकारी समिति बनाओगे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करोगे, ये सभी आपके 19 के जो पार्ट है ना यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा हमारा 20, आज हमारा 20 के 2 से क्वेश्चन आ चुका है कि एक अपराध के लिए डबल सजा जो है नहीं दिया जाएगा दोबारा। मैंने 20 का 3 भी आपको बता दिया है भाई, 20 का 3 भी बता दिया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से 22 का 1-2 बता दिया हूं, वो ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य वाला सीट आपके पास होगा, देखिए मैं फिर भूल गया, कंबाइंड सीट वाले में जोड़ दूंगा। जो मौलिक कर्तव्य के अलग अलग पार्ट हैं, 51 के 1 का 1, 1 का 2, इस प्रकार से उन्हें भी देख लेना है, क्योंकि आजकल जो है आर्टिकल मेन वाले से नहीं आता, उनका जो बेटा पोता अलग से निकल गया है उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ब्रांच से, है ना। इनके अलावा तो समझ गए, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है विशेष परिस्थिति में परिवर्तनीय है, और मौलिक डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी अपरिवर्तनीय है। तो भाई मौलिक अधिकार को ही सरकार जो है आपको आपातकाल में छीना जा सकता है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक जो मतलब भाग है ये सरकार के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो भाग 3 हो गया आंसर। इसके अलावा निम्नलिखित में से किससे लैक्टोज की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। भैया लैक्टोज जो है, ग्लूकोज और गलैक्टोज इन दोनों जब मिला जुला अवस्था में रहता
जाता है तो इसे से लैक्टोज रहता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण कह सकते हैं आप। यहाँ पे फ्रक्टोज को देख लेते हैं। फ्रक्टोज क्या है? यह ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। ये एक सरल मोनोसेक्राइड है। ये आपको मैंने, देखिए किताबी भाषा है, किताबी भाषा पे मत जाइए। मैंने आपको बता रखा है कि 2 ही 3 चीज याद रखना है। माल्टोस, माल्टोस को जो है आपको डाइसेक्रेट में याद रखना है। मैंने बताया था कि माल्टोस को जो है आप डाइसेक्रेट में याद रखेंगे। इनके अलावा जो सेलुलोज हैं इनको आप जो है पॉलीसेकेराइड के अंदर याद रखेंगे। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे सेकेराइड हैं और सारे सेकेराइड क्या होते हैं? अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका मैंने बताया है कि भाई जो ग्लूकोज वगैरह हैं ये क्या होता है? मोनोसेकेराइड हो जाता है। मोनो माने एक होता है, जो ग्लूकोज वगैरह हैं ये मोनोसेकेराइड हैं। मोनो, तो मोनो माने एक, मतलब यहां से टूटने वाला कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, क्योंकि एगो है टूट गया तो आधा ना हो जाएगा जी, तो यहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जो डाई वाला है ना, यहां से क्वेश्चन आता है आपके कि भाई इनके टूटने से क्या क्या बनते हैं और ये डाई वाला किस किस के संयोग से बनता है। भाई एक बार इधर से पूछ दिया, एक बार इधर से पूछ दिया, सिंपल सी बात है। किस टूटने से क्या क्या बनेगा और किसके किसके जुड़ने से ये चीज बनेगा। तो इनको जो है तीनों को जरूर ध्यान रखना है आपको। सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड ही हो गया। इसके अलावा डाइसेकेराइड के जो भी उदाहरण है आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, काम आएगी। एक प्रश्न पूछा गया है, स्टार्च के पाचन में कौन में सहायक है, या फिर स्टार्च को कौन तोड़ता है, या फिर स्टार्च के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों में से जो है एक लैंग्वेज आपके क्वेश्चन का था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, 100% नहीं है ये, फिर भी आपको बता दूं कि जो स्टार्च है इसकी पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है ना। लार में टैलिन नामक एंजाइम हो जाता है जो स्टार्च के पाचन पे काम स्टार्ट कर देता है मुंह में, है ना। तो ये तो आप मैंने पहले ही बता चुका है। पेप्सिन रेडिन के बारे में आपको जानकारी है ही, क्योंकि पेट से निकलने वाला ये एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन पे काम करता है। क्या पूरा नहीं पचाता है, लेकिन प्रोटीन को जो है पेप्टाइड्स में बदल देता है, जो सरल प्रोटीन का रूप है। और रेनिन जो है दूध से आए हुए प्रोटीन केसिन को पचाता है। अरुणाचल प्रदेश के एक डांस पूछा गया जो जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है, तो टापू नृत्य भी जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो बताइएगा कि यही था कि फिर आप जो है सांगपो भी एक प्रकार का जो फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर युद्ध नृत्य भी होता है, ये भी जनजातीय नृत्य ही है। तो बताइएगा कि क्या था जो ऑप्शन में, है ना। सोलुंग त्योहार भी है ना, अरुणाचल प्रदेश में होता है लेकिन ये त्योहार है। ये मोपिन त्योहार भी है, लोसार फेस्टिवल भी है। तो ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के। आप बताइएगा कि क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि केरल के प्रमुख त्योहार क्या स्थानीय भाषा में। अब त्योहार का नाम पता रहता तब ना, तो नहीं पता है, नहीं बता पाए भाई। जो क्वेश्चन छूट गया है, जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें इंक्लूड रहेगी, है ना। इनके अलावा जो आपका केरल में ओनम होता है, मकर विलक्कू होता है, बीसू होता है, त्रिशूर पूरम होता है। ये 4 गो त्योहार है जो फेमस है केरल का। ओनम जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। मकर विलक्कू जनवरी महीना में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसके अलावा बीसू जो है ये केरल का जो है हैप्पी न्यू ईयर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अगला है कि रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये पांड्या ने करवाया था। पांड्य की राजधानी मदुरई है। तंजौर के मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। अब आते हैं थोड़ा सा और, महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है इनको संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था। तो राष्ट्रकूट का प्राप्त हुआ था, कृष्ण प्रथम का। इसके अलावा पद्दाकल का जो जैन मंदिर है ये कौन बनवाए थे? राष्ट्रकूट बनवाए थे। लेकिन मैंने बता दिया है कि पद्दाकल जो है मंदिरों का समूह है, तो अधिकांश मंदिर जो है आपको जैन नहीं बनवाए हैं, लेकिन राष्ट्रकूट नहीं बनवाए। राष्ट्रकूट एकलौता मंदिर बनवाए हैं जो जैन धर्म से बिलोंग करता है। आप लोग बताइए कि विटामिन बी की कमी से फिर से पूछा था क्या? फिर से पूछा था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो है इसका पूरा फैक्ट सहित जो है व्याख्या कर दिया हूं। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट फिर से क्या पूछा गया था, है ना, ये भी बच्चे बताए हैं। तो ये भी बता चुके हैं इससे पहले, नीलगिरी वाला। और सबसे जो बड़ा ऊंची चोटी है ये आपका नैमुदी है साउथ इंडिया का, और साथ ही साथ वेस्टर्न रीजन का भी। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। इसकी टोटल हाइट जो है 85-86 मीटर है। तो ये सभी के सभी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिनको एग्जाम देना है, ठीक है। इससे तुरंत ही बाद आ रहा है कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी।